बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक और असद चौधरी। नाज़रीन, आज भी कश्मीर टॉप स्टोरी रही। कश्मीर के हालात जो गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन और उसके बाद जो लॉन्ग मार्च जब निकला तो वहाँ पे जो कशीदगी हुई, आज दूसरे दिन भी मुख्तलिफ़ शहरों में हालात कशीदा रहे। और इस वक्त कश्मीर में क्या सूरत हाल है, जो मालूमात वहाँ से आई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और कश्मीर के अंदर ही आज क्योंकि इस मामले के ऊपर तवज्जो हटाने के लिए एक नई कहानी वहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खोली, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रही। हालांकि वो शायद इतनी वर्थ डिस्कसिंग नहीं है, लेकिन वो क्यों हुआ ये मामला, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उन्होंने अटैक कर दिया, रियासत को ताना दिया और नून लीग के ऊपर बड़ी सख्त गुफ्तगू की। तो उसकी वजह ज़रा वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं वसीम मलिक साहब। और आज आखिर में मेरे ख्याल में एक स्टोरी जो है वो सियासी नौयत की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालिक जो एक रिहाई फोर्स और 9 मई से आज उसकी मुकदमात है। समात थी, आज बिल्कुल। समात वो थी। वसीम मलिक साहब से हम डिस्कस करेंगे। वो सुहेल आफरीदी के हैं जो और उनके साथ कुछ और रहनुमा हैं। तो वो केस अब लंबा चला गया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो केस लगा और फिर अब लंबा चला गया है। तो उसके पस पर्दा जो कहानी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके ऊपर हम आखिर में बात करेंगे। जी मलिक साहब, कश्मीर। अच्छा देखिए, हम गुज़श्ता रोज़ हमने एक वीडियो की, उसमें हमने सूरत हाल का नक्शा खींचने की कोशिश की। अब वो किस हद तक हमारी कोशिश कामयाब थी, उसके बाद रात भर ये सिलसिला रावलाकोट में चलता रहा। रावलाकोट गुज़श्ता 50 दिनों से मुहासरे में था। वहाँ एक कर्फ्यू की कैफियत थी। 5 जून 6 जून की रात को जो वहाँ पे एक पहला वाक़या हुआ और उसके बाद आल द वे ये लोग दरेक के मकाम पे बैठे थे। दीगर भी छोटी-छोटी जगहों पर धरने थे। तो जानी नुकसान की इतलात हैं, वो लोग वो दावा कर रहे हैं। अब यहाँ पर बैठकर हम जब गुफ्तगू करेंगे तो बतौर सहाफ़ी हमारे पास एक कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए कि जी इतनी अमवात, इतनी शहादतें हो गई हैं। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों का कोई नुकसान हुआ है, जो वहाँ पर मुज़ाहिरीन थे उनमें से कितनों का नुकसान हुआ है। तो उसके लिए सहाफ़ी के पास या तो कोई मेडिको लीगल रिपोर्ट होती है, या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, या कोई कॉज ऑफ डेथ होता है, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट कोई होता है। सरकारी डॉक्यूमेंट होता है। अब वहाँ पर जो ब्लैक आउट की सूरत हाल है, वहाँ पर इंटरनेट की जो बंदिश है, ग्राउंड पर कोई सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद नहीं है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया सच दिखाने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद जो डिजिटल मीडिया से वहाँ पर ओपन सोर्स आप जिसे कहते हैं, उससे अगर कोई इतलात सामने आ रही हैं, तो आपने उन्हें सहाफ़ती ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए एवेलुएट करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफ़ाई करना है, वीडियोज़ आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीर या जारी। वैसे कोई मालूमात आ रही है अब ऑडियो की सूरत में, एक्शन टेक्स्ट की कमेटी ने सूरत में। गुज़श्ता रात के उस सानिये पर अपनी 21 शहादतों का क्लेम किया। हुँ। अच्छा, जब वो ये वीडियो बात वो कर जो रहे थे, चलाई है उसमें 4-5 ऐसे वो चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। आज दिन भर वहाँ जनाजे अदा किए जाते रहे हैं, हुँ, उसकी भी फुटेजेस सामने हैं। फिर उन्होंने लाशों की वीडियोस जो हैं वो हुँ। दिखाई हैं, ज़ख्मियों की वीडियोस वो दिखाई हैं। ज़ख्मी कोई अस्पताल नहीं जा पा रहा, रावलाकोट की सिचुएशन आप समझिए। और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर उन्होंने उन सब की तस्वीरें, जो वो 21 का क्लेम कर रहे हैं, उनके नाम और उनका रिहायशी एड्रेस, वो सब बताया है। सही है। तो वो क्लेम कर रहे हैं या अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं रियासत के अगर ऊपर? वो रियासत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुमकिन है कि मेरी आंखों पर भी पर्दा हो, मैं सच्चाई तक नहीं पहुंच रहा, और रियासत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, ये एक मैसेकर है ना, तो फिर रियासत के पास बड़ा आसान है कि उन लोगों की तस्वीरें, आपके पास नादरा का या पूरा आपके पास एक आइडेंटिटी पोर्टल है, आपके पास वहाँ तक एक्सेस है, आप वहाँ पर जो रिट चैलेंज कर रहा है आप उसको रोक रहे हैं, या जो डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है। फैला रहा है, हुँ, तो आप वो सारी चीज़ें सामने लाएं, ताकि ये दूध का दूध और हुँ, पानी का पानी हो। दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया अब इसको रिपोर्ट करने लग गया है। एक न्यूज़ आउटलेट है, आजकल हमें वो नहीं पसंद, अल जज़ीरा, हुँ। उसने 20 लोगों को अमवात का नुकसान का जिक्र किया है। सहाफ़ी हैं दानिश अरशाद, कश्मीर के हवाले से वो लिखते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी यही क्लेम किया है। बीबीसी ने डिफरेंट क्लेम किया बीबीसी है। ने 8 से 10 लोग, हाँ। उन्होंने यहाँ तक कहा है। और जो हमारे वहाँ की पुलिस की प्रेस रिलीज थी एजे की, उसमें कहा गया कि गालबन कोई एक हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के नौजवान शहीद हुए हैं और 2 ज़ख्मी हैं, हुँ, और कहा यह जा रहा है कि यह मुसल्ला जत्था है जो कि उन पे हमला आवर है। सही है। तो फिर वो कैसा हमला आवर है कि दूसरी तरफ, अल्लाह ना करे कभी ऐसा ना हो, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जिस तरह से इस मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुल्क का दिफा कर रहे हैं, वो हमारी आंख का तारा है, उनकी तरफ कोई नुकसान ना हो, हमारी ये दुआ है। दिल
اس سے زیادہ دکھتا ہے جب ایک عام آدمی کو گولی لگتی ہے یا کسی فورس کے بندے کو وہ انسانی شہید ہوتا جان ہے. قیمتی ہے جی، انسانی وہ جان اوپر قیمتی ہے, فورس ہو یا وہ ان لائن آف ڈیوٹی یونیفارم. اگر وہ شہید ہو رہا ہے تو وہ اتنا ہی کربناک ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ نے نہیں دکھایا کہ آپ کا کیا نقصان ہوا ہے, جبکہ دوسری طرف والے اگر 20-21 شہادتوں کا کلیم کر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, وہ زندہ انسان تھے, وہ کسی کا باپ تھا, وہ کسی کی کا ہسبینڈ تھا, وہ کسی کا بیٹا تھا, وہ کسی کا بھائی تھا, وہ جو شاید گھر کا واحد کفیل ہوگا, وہ جو ان کے بچے اس کی راہ تک رہے ہوں گے, وہ جو والدین آج وہ کس حالت میں ہوں گے. تو یہ ایک اگر سچویشن ایک تھی. بھی ہے ایک بھی ہے اور وہ سمجھیں کہ وہ کوئی آپ کا پیارا ہو, آپ کا قریبی عزیز ہو, اور وہ نہ حق مارا جائے, تو آپ کو کتنی تکلیف محسوس ہوگی. ایگزیکٹلی. اگر کسی اپنے کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس ایک کی, چلو ایک ہی صحیح ہے. ہاں اچھا, اس کے بعد ہوا یہ کہ آج دن بھر وہ صورتحال جاری رہی. اب شام میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو نیلم ویلی ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے, وہاں پر بھی وہ لوگ نقصانات کے حوالے لیکن سے نیلم دعوے ویلی سے کر رہے ہیں. کوئی فوٹیج چونکہ وہاں انٹرنیٹ شاید انٹرنیٹ نہیں نہیں ہے, ہے. کوئی اس طرح کی نہیں ہاں آئی. اچھا, میرپور میں پھر ایک واقعہ ہوا. کل وہاں انتخابات تھے, آج واقعہ ہوا. ایکشن کمیٹی کو جو لوگ جوائن نہیں کر پائے یا جو راولا کوٹ سانیہ ہوا, اس پر کچھ لوگوں نے, شہری تھے, جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, موٹر بائکس پہ تھے, فوٹیجز اب سوشل میڈیا پہ ہر طرف ہے, وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے یا ایک مظاہرہ کر رہے تھے. ایسے ہی نکل آئے کچھ لوگ. کچھ لوگ نکل آئے. اس کے بعد کیا ہوا, ریسٹ از ہسٹری. ڈیجیٹل میڈیا پر وہ سب کچھ موجود ہے. اور اس کے یعنی بعد آئندہ وہ خوف اتنا ہو گیا کہ آئندہ تاکہ کوئی نہ اور نکلے پھر وہاں. میرپور منگلا کا جو راستہ ہے وہ بند ہے. ہوں. سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے. عملاً جو راولا کوٹ کی صورتحال تھی, اب وہ میرپور کی بھی وہی صورتحال ہے. یعنی کل سے اب تک جو سچویشن ہے اس میں کوئی انٹرونشن, جس طرح کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ شاید سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی انٹرونشن ہو. کیا سیاسی جماعت ہے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں چوہے صاحب کہ کوئی اس کے اوپر رد عمل ہو. اچھا, رد عمل الفاظ کی صورت میں کل رات سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے دیا, پھر باقی بھی آیا, لیکن کوئی عملی انٹرونشن نہیں ہو سکی. اور جو پالیسی تھی کہ کرش کرنے کی, وہ یعنی اس وقت تک وہی برقرار ہے. سیاستدان جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس کے اندر سوائے بیانات کی حد تک کوئی کردار نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں. رضوان صاحب, کم و بیش 3 یا 4 ویڈیوز کے اندر میں تنقید کا نشانہ بنا چکا ہوں بریسٹر گوہر کو, جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. کشمیر کے اس معاملے کے اوپر جو تھوڑا, جس کو کہہ سکتے ہیں نا, سمجھ میں آنے والا جو سٹیٹمنٹ تھا, وہ بریسٹر گوہر کی طرف سے ہی آیا ہے آج جب وہ اڈیالہ کے قریب کہیں موجود تھے. جو سیاستدانوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ ذرا لڑائی کا طریقہ کار چیک کریں, جو ہمارا ایک فیشن بن گیا ہے پولیٹیکل, کہ بلاول بھٹو زرداری, نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ سب الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے, راولا کوٹ اس کی جو سچویشن ہے وہ سارے پاکستان کے سامنے ہے. الیکشن کیمپین اس طریقے سے ہو نہیں پا رہی. انٹرنیٹ, موبائل نیٹ ورک یہ دستیاب نہیں ہے. مجھے ایک کلاس فیلو نے کال کی, جو ابھی حال ہی میں جب ہم ایم فل کے لیے پڑھ رہے تھے, تو ہمارے کلاس فیلو, ان کی کال آئی, انہوں نے بتایا ہے کہ وہ 2 مہینے سے اسلام آباد میں ہیں, راولا کوٹ ان کا گھر ہے, وہاں نہیں جا اور سکے. راولا کوٹ سے جی, ان کے ساتھ تعلق کے الزام میں کہ آپ کو بھی کوئی مسئلہ خیر وہ تو 2 مہینے سے ادھر ہیں. اچھا, کیونکہ راولا کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں, وہ ہندوستانی. آج خواجہ آصف صاحب نے دوبارہ وہی کہا. خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب تو خیر میں یار وہ بیسے چلیں چھوڑیں آگے. وہ انہوں نے بتایا کہ 2 مہینے سے ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ ان کے گھر کے کیا حالات ہیں, ان کے والدین کیسے ہیں, ان کے بہن بھائی کیسے ہیں. وہ جو ہماری کلاس فیلو خاتون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ ہوں, اور ظاہر ایک بڑا کرائسس ایک شخص کے لیے تو بنا ہوا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جلسے انہوں نے کیے, ڈیمانڈ دونوں کرتے رہے. اب تو ڈیمانڈ کی جاتی ہے نا, حکومت دے میں حکومت دے دیں. اب بلاول بھٹو زرداری نے آج ریاست کو مخاطب کر کے کہا کہ ریاست جو ہے وہ نون لیگ کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے. اب بلاول صاحب کو یہ نظر آیا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کو فیور کیا جا رہا ہے. ہمیں گلگت بلتستان دیا, نون لیگ کو لیکن آزاد کشمیر دینے کا پلان ہے. ان کو گلگت کے اندر جب حکومت ملی تب ان کو فیور کسی قسم کی نظر نہیں آئی. حالانکہ بلیک میلنگ کر کے لی بجٹ کے موقع پہ. رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے پریس کانفرنس کی, پھر احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, اس وجہ سے لوگوں نے ووٹ ہی دیا. اگر کارکردگی نہیں ہے تو پھر گلگت میں کیوں ووٹ دیا؟ میں صرف آپ کو بتا, بلاول نے آ کے ریاست کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نون لیگ کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. پھر مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ بلاول, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں, بتانا چاہتی ہوں
کہ یہ جو اقتدار ہے یا حکومتیں ہیں یہ ریاست نہیں دیتی, ریاست سے نہیں مانگتے, یہ عوام دیتی ہے. اچھا پھر اس کے اوپر بھی شرجیل میمن صاحب جو ہیں ان کا اس کے بعد میں جواب آ گیا. انہوں نے کہا جی میڈم آپ پنجاب کا کوئی ایک حلقہ سلیکٹ کر لیں, وہاں پہ الیکشن لڑ لیں, اگر آپ جیت جائیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ فارم 47 کی حکومت ہیں پنجاب میں. اچھا پھر وہ جو حسن مرزا ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں نون لیگ کو بدترین شکست ہوئی. اچھا ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے, پنجاب میں وہ کہتے ہیں 2024 کے انتخابات میں نون لیگ کو بدترین شکست ہوئی. پھر ایک جگہ پہ کہا گیا کہ نواز شریف کس منہ سے, یعنی لوگ ان کو کس منہ سے ووٹ دیں گے, وہ کس منہ سے لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں, وہ تو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں. پیرالل اگر پیپلز پارٹی ہے تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ کراچی کے اندر جو مخصوص جو سیٹیں ان کو ملی ہیں, میں مخصوص کی بات نہیں کر رہا, جو جتائی گئی ہیں وہ کیسے جیتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, گھٹیا الزامات بھی لگا رہے ہیں, جو ایک سیاست کے اندر لگتے ہیں وہ سارے الزامات لگا رہے ہیں. لیکن رضوان صاحب مجال ہے کہ ان سیاسی جماعتوں, سیاسی رہنماؤں, بڑے بڑے جو نام ہیں پاکستانی سیاست کے, کسی نے کشمیر کے اندر جو احتجاج جاری ہے, جو راولا کوٹ کے اندر ایک کرائسس کی صورتحال ہے, اس کے اوپر کوئی بولنے کی جسارت کر رہا ہو, کوئی کسی کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہو, حکومت ذمہ داری لے رہی ہو. اب پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیر میں ہے, وہ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں. پالیسیز یا معاملات وفاق سے ہینڈل ہو رہے ہیں, وہ بھی پارٹنر ان کرائم ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے, میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ انڈین ایجنٹ بیٹھے ہیں, میں نہیں کہتا وہاں پہ محب وطن پاکستانی بیٹھے ہیں, جو مرضی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ذمہ دار جو فریقین ہیں جن کے پاس جو ہمیں جو بتایا جاتا ہے آئین اور قانون کے تحت کہ جمہوری حکومت ہے, دونوں ذمہ دار ہیں, دونوں اس کے اوپر نہیں بول رہے ہیں تو اقتدار کی لڑائی کے اوپر بول رہے ہیں. مسلم لیگ نون اس وقت جشن منا رہی ہے, کل بھی انہوں نے جشن منایا, آج بھی جشن مناتے رہے. وہ عجیب و غریب قسم کے سیاسی رہنما وہاں پہ گئے ہوئے ہیں جن کو ہم جانتے کبھی دیکھا نہیں ہے, وہ ایکس کے اوپر عجیب و غریب اسمائلیز ڈال رہے ہیں. اور یار آپ کو اندازہ نہیں ہے حساسیت کا کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے. اچھا جو آپ نے بتایا نا جس پیٹرن سے اس کی پریس کانفرنس آئی, پھر اس کی یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ چیز کہ یہ ساری پلانڈ چیزیں ہیں تاکہ اس سے توجہ ہٹے. میں صرف آپ آئیے گا, میں صرف ایک جو بھائی آپ یہ سارا جو ڈرامہ کر رہے ہیں, جو سارا تماشا کر رہے ہیں, جو آپ کی سچی مچی کی لڑائی ہو گئی ہے, میں نے یقین کر لیا جی. اچھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کشتی نہیں ہے. میں ایک منٹ کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ سچی مچی میں نے یقین کر لیا کہ یہ آپ ادھر سے توجہ ہٹا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یار آپ نے دوبارہ مطلب آپ کو اب یقین آ چکا ہے کہ آپ کو اقتدار جو ہے وہ عوام کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. 100%. جی بریسٹر گوہر صاحب جو ہیں, بریسٹر گوہر صاحب, ان کا میں نے کیوں حوالہ دیا, انہوں نے وہ جو فیصلہ تھا کشمیر کا, وسیم نے میرے خیال میں کہا تھا کہ شاید یہ واحد ایک انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے عمران خان کی غیر موجودگی میں, وہ ثابت ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بلاول صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نہج پہ نہ پہنچایا جائے کہ ہمارا اس سسٹم پہ اعتماد ختم ہو جائے. کیڑا اعتماد, کون سا اعتماد آپ کا ختم ہو جائے گا؟ سادہ سی بات سمجھنے وہ تو اچھا پھر ایک سیکنڈ, وہ منافقت دیکھیں, وہ پھر پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اس نے جو بائی کاٹ کیا تھا یہ فیور کر رہی ہے فلانے فلانا فلانا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم سے اعتماد ختم ہو رہا ہے, ایک طرف الزام پھر پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں اس وقت جب پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ درست ثابت ہو گیا. تو یہ سیاسی جو رہنما تھے, اب ان کے ہاتھ سے بھی چیزیں نہیں باہر ہیں, ان کے بس میں چیزیں نہیں ہیں, حیثیت ختم ہو چکی ہے. آج جو کچھ ہوا ہے, جس پر آپ نے یہ اتنی طویل گفتگو کی ہے ابھی, یہ انتخابات جن کو میں کہا کہ یہ چنتخابات ہیں, یہ اس کا حصہ تھا. آپ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اسکرپٹڈ تھا, لیکن یہ اسی کا تسلسل تھا یار. الیکشن ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں سے, سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں عوام جو کہ ووٹ کرتے ہیں. جب لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر ووٹ نہیں کیا, جب ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 10, 12, 15% سے آگے نہیں بڑھا, اس کے بعد آپ نے رات کو 50-60% تک پہنچایا, تو یہ ساری توجہ ہٹانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ بڑی گہما گہمی ہے, بڑا الیکشن ہو گیا ہے, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ دھاندلی کے الزامات پہ چڑھ دوڑی ہیں. یہ پورے اسکرپٹ کا حصہ ہے. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, علیم خان صاحب, پاکستان کا مین سٹریم میڈیا, اور بہت ساری جگہوں پہ میں خود بھی اس کا حصہ دار ہوں, کیونکہ کبھی مسلطوں کے تحت, کبھی کسی نوکری کے تحت, کبھی کسی ڈر کے تحت, کبھی کسی خوف کے تحت میں اس پلان کا حصہ بن رہا ہوں. ہمیں یہ بات ایڈمٹ کرنی چاہیے. اور دوسری سارے معاملے میں وہاں پہ
आपने अभी कहा ना कि एक भी होगा यार, एक भी इंसानी जान का नुकसान हुआ होगा इलेक्शन में, ये जाकर मैं अब वो लफ्ज आज इस्तेमाल करूंगा जहां एक तरफ ये नुकसानात हो रहे हैं, तो ये रहनुमा वहां पर जाकर, चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो हमें ये बता चुके हैं कि जो बेगैरत का लफ्ज है ना वो भी पार्लिमानी है। पार्लिमानी लफ्ज है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे हाँ, उन्होंने इस्तेमाल तो किया। ये पता नहीं वो यही पार्लिमानी लफ्ज इन पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। और अगर मैं यहाँ पर तल्ख हो रहा हूं तो मैं अगेन माजरत चाह रहा हूं। ये उस सब को भुलाने के लिए, उसको पर्दा डालने के लिए, उस कारपेट के पूरे नीचे स्क्रिप्ट के ऊपर, उसके ऊपर हिस्सादार होने के लिए ये उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो इस पे गुफ्तगू नहीं कर रहा वो सेलिब्रेट कर रहा है। हम अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मेरा इस सारे मामले में एक ही मौकफ है। गोली जो है ना रिजवान गिलज़ाई साहब, जब वो बंदूक की नाली से निकलती है ना, सामने खड़े शख्स का सियासी नजरियाती वाबस्तगी नहीं देखती। उसका काम है जाकर सीना चीरना है, सांसें लेनी है, बंदे को खत्म करना है, इंसानियत को मारना है। अलमिया ये है कि जो लोग देख रहे हैं वो एक लाश है ना, उसको सियासी वाबस्तगी से जोड़ रहे हैं। डी चौक हुआ था, हम रिपोर्ट कर रहे थे, तब भी चीख चीख कर एक बात बताई कि आप सियासी तौर पर इस नहज पर ना जाइए। ठीक है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया ये हार्ड स्टेट है, उस पर अमल दरामद करेंगे। सियासी जमातें इस हद तक ना जाएं, ठीक है, सियासी जमातें भी जा रही हैं। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान का समाज वो इस हद तक ना जाए इस इख्तलाफ में कि वो उन लाशों को भी उसके सियासी वाबस्तगी से देखे। तब जश्न मनाया गया, इमरान खान के लिए निकला था, ठीक हुआ, गोली लगी। मुरीद के में हुआ, हमारे जो लिबरल्स हैं, वो जो सीड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जश्न के मारे घरों से बाहर निकल आए। रियासत ने शिद्दत पसंदी को कुचल दिया। कैसे कुचला है? उस शिद्दत पसंदी को पाला किसने था? पूरी बात तब भी नहीं की, गोली से कुचला है, जश्न मनाया गया। ये जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है, एक वक्त तक हमारी ये जहलियत थी कि हमें उस खोल से निकलते हुए भी बहुत वक्त लगा कि हमें ये लगता था कि यार अगर कोई कार्रवाई हुई है तो ठीक हुई है ना, मुजरिम होगा। फिर अब कश्मीर है, रात रावलाकोट था, अजमीरपुर भी है, नीलम भी है, इस वक्त भी रावलाकोट जारी है। और उस पर मैं देख रहा हूं कि लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लोग उस पर अगर जस्टिफाई नहीं कर रहे, मुतमईन नहीं है, सेलिब्रेट नहीं कर रहे, तब का ये भी है सेलिब्रेट करने वाला भी, मुतमईन होने वाला भी, लोग उस पर खामोश हैं। खामोश। तो क्या इस हजूम को हम कोई माशरा कह सकते हैं? खामोश तो कब्रिस्तान होते हैं। हम इस बात पे बात देखें, करते रहे हैं कि अभी भी एसएचओ साहब कि शायद मुझे लगता है कि हम बतौर सोसाइटी कोलैप्स कर गए हैं, लेकिन शायद ये वक्त नहीं है कि अभी भी बैठकर एटलीस्ट वन पॉइंट एजेंडे पे हम मुत्तफिक हो जाएं कि अच्छा, हम इसकी तो खैर गुंजाइश ही अब हम लाशों को सियासी वाबस्तगी से जो- नहीं देखेंगे। जो- अदरवाइज सर, मैं आखिरी बात, अदरवाइज अगर फिर कोई समझता है कि वो अपोजिशन का नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का है, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, मैं बकवास कर रहा हूँ, वो पीपल्स पार्टी का है, वो मुस्लिम लीग नून का है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैर सियासी जमात का है, गैर सियासी जमात का है, या वो साफी है या कासा लेस है, तो सर गोली नहीं देखती। ये शुरू होने वाला सिलसिला अब कहाँ पहुंच गया, इख्तिताम आप बता दें कहाँ हुआ? वसीम ने कहा कि बलूचिस्तान और केपी में वाक़यात होते हैं तो हम समझते हैं कि कुछ किया होगा, तो ये हो रहा है। बलूचिस्तान हो, केपी हो या पाकिस्तान का कोई हिस्सा हो, जहां कोई असला उठा के, बम बांध के, गाड़ी बारूद से भर के किसी सरकारी जगह पे, किसी बाजार में, मार्केट में धमाका कर रहा है, मासूम शहरियों का खून कर रहा है, उसके लिए तो कोई माफी नहीं है। उसमें और जो अपने राइट्स के लिए निकला हो, हकूक़ के लिए निकला हो, एहतजाज कर रहा हो, या थोड़ा बहुत हुकूमती पॉलिसी से नाला हो, नाराज़ हो, मुतालबात लेके आया हो, पुरअमन जदोजहद करने आया हो, इनमें फ़र्क होना चाहिए। अगर रियासत जो है, हुकूमत, रियासत, स्टेट, जो नाम देना है दे लें, अगर वो ये फ़र्क ख़त्म कर रही है, तो ये जो रीत नई डल गई है कि कोई अगर अपने हकूक़ का मुतालबा लेके निकलेगा तो उसका सामना वाहद इलाज करना अगर गोली है तो ये बड़ा खौफनाक है। खौफनाक। क्यों? क्योंकि हम 2-3 रोज़ कबल, 4 रोज़ कबल हम बता रहे थे कि भारत के अंदर, अब देखें ना, भारत में वो पैलेट का इस्तेमाल किया है तो नौजवान अमित शाह का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं वहाँ पे। अगेन अभी वो क्राइसिस हल नहीं हुआ, आज वहाँ पे फैसला आया है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अच्छा कि कि आपने 18 छेड़ मैं दी। सिर्फ मैं कंप्लीट कर एक चीज सॉरी एक शख्स ने 84 जो एक बंदूक का नाम है AK-47, वो सिर्फ तानी थी, उसकी फुटेज थी, वो मुअत्तल हुआ है मुजाहिरीन के ऊपर। अच्छा, चीफ जस्टिस वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जितने भी 18 साल से कम है फौरी रिहा करें, बाकी जो मुजाहिरीन हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, जो FIR हैं उस पर फर्दर पेशरफ ना हो, और दुराने समात उन्होंने इस मामले पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की भी एक फैसला तो नहीं दिया लेकिन इशारा ज़रूर दिया। सॉरी, वो कोर्ट रिपोर्टिंग है ना, तो वो कोर्ट उन्होंने रिपोर्टिंग याद पकड़ आ गई लिया मलिक कि जो साहब मैं को, बता रहा था। अपने चीफ जस्टिस का नहीं पता हाँ, आपको, उन्होंने उनके चीफ उन्होंने जस्टिस को उन्होंने वो कोर्ट वाइंड पकड़ अप ज़ारा वसीम ने वो उसकी तफसील बता दी कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक हाँ। फैसला दिया है। बहरहाल रिजवान साहब, आखिर पे जाते जाते यानी अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले, कश्मीर की सारी एपिसोड जो है इधर वो इंतखाबात से मुतालिक है या कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है उसके प्रोटेस्ट से मुतालिक है, उससे मुतालिक जो एक अमूमी तासुर जो है जो लोगों के अंदर है पाकिस्तान में है, या यूं कह लें कि जो बयानिया एक आप बयानिया की बड़ी जी आजकल जी, फिक्र बयानियों है पे सबको, बड़ा जोर होता है। तो वो जो बयानिया बन रहा है ना वो बहुत खौफनाक है। उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत सारा नुकसान हो चुका है, बहुत सारा नुकसान हो चुका है। मजमूई तौर पे एक वो जो इत्तेहाद है, कौमी इत्तेहाद, उसका नुकसान भी हो चुका है। तो अभी भी अगर होश के नाखन लिए जा सकते हैं, अगर इसकी गुंजाइश मौजूद है, जो कि मैं नहीं बता सकता, फैसला चौधरी साहब ही साहब, बताएंगे, तो चौधरी हालात साहब से नहीं लग रहा। गौर करने की ज़रूरत है। ये मेरे ख्याल में वैसे जुमले जिनका फ़ायदा ही कोई नहीं है। मतलब अच्छा, गौर अगर होता तो मामला यहाँ तक मैं पहुँचता ही ना। अमीनुद्दीन गौर व खान तो फिक्र, हूँ नहीं कि मैं कोई हाँ, फैसला दे दूं, और मेरे मैं दे भी मशवरा दूं दे वैसे सकते हैं। तो हाँ, अमल होना है नहीं होना, मतलब उसका मुझे नहीं अमीनुद्दीन पता। खान दे दे तो अमल होगा। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, मैंने वही तो बात की है कि मैं तो यही इल्तिजा कर सकता हूँ, और इल्तिजा क्या है कर जी, सकता हूँ। अगले इल्तिजा, टॉपिक पे बढ़ने से पहले इल्तिजा, हाँ हाँ, अच्छा। गधे घोड़े का फ़र्क वाजे कर लें। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, मौलाना फजलुर रहमान, सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज सबसे पहले। हाफिज नईमुर रहमान, सेनेटर मुश्ताक, बल्कि सेनेटर मुश्ताक तो आज कश्मीर जाने लगे थे, आज़ाद पतन के मुकाम पर उन्हें रोक लिया गया था। बाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ये बता रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गाड़ी को तहवील में ले लिया है। सेनेटर साहब जो हैं वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं किसी को कोई मालूम नहीं है। एटलीस्ट मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, एटलीस्ट ये वो लोग हैं हमारे सियासतदानों में कि जो चाहे अमलन कुछ ना कर पा रहे हों, अलल ऐलान उसके साथ जुल्म इस के साथ नहीं है। जुल्म के साथ नहीं खड़े। हम्म, फिर आप देख लें ख्वाजा आसिफ की तकरीर, ओए अमीर होए, मकाम की तकरीर, तारिक फजल चौधरी की तकरीर, वो चेहरे हैं। कैसे राना लोग ताकि सनाउल्लाह हैं? साहब, राना सनाउल्लाह की तकरीर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी को आज अपने उस एक कारकुन जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि कल पोलिंग के दौरान शहीद हुआ, उसकी तो बड़ी फिक्र थी, जिसको बहुत सारे लोग पाकिस्तान की सियासत में, अल्लाह करे कि वो एक ऐसा चेहरा बन के उभरे, मेरी तो दुआ है कोई भी सियासत हो इस मुल्क में सियासत फले पूरे, लेकिन उसे रावलाकोट नज़र नहीं आया, मीरपुर नज़र नहीं आया। अगर इतनी पॉलिसी से इख्तलाफ है तो सर वफाकी हुकूमत से बाहर निकलिए तो कोई बात बनेगी। नहीं नहीं, ये वैसे देखें, मियां नवाज शरीफ साहब हों, ये जितने भी शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान है, अ, इन्होंने ज़ाहिर है इक़्तिदार तो हर किसी का शौक़ होता है, लेकिन अगर आपने इंसानों के खून बहा कर अपना इक़्तिदार बचाना है तो जो इससे ज़्यादा निज़ाम तश्कील गैर पाया इंसानी। जाता है बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल करके, आईने पाकिस्तान को रोंद के, जो अवाम की राय, वोट की या राय की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उस पर शब खून मार के, तो सर उस निज़ाम की आबियारी खून ही करता है, और उस निज़ाम की आबियारी खून ही कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं जी। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, ज़ाहिर है, और हम उसके अंदर जितनी गुफ्तगू की जा सकती है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन भी और उसके ऊपर अपनी राय भी का इजहार करते हैं कि एटलीस्ट ये ना हो कि जैसे आप देख रहे हैं, जो हम दूसरों से अभी ये बात कर रहे थे कि वो बहसी है उनकी, तो कम से कम हम बहस ना हो, क्योंकि बतौर माशरा हम इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में वक्त कम होता है, कि जो माशरती बहसी है लोगों की इस तरह के मजालिम के ऊपर और मुसलसल है, दूसरों के दर्द को ना महसूस करना, तो ये इंसानियत का जो बुनियादी तकाजा है उसी को अगर कोई पूरा नहीं कर पा रहा तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इसी वजह से सैडनेस भी है। पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए हम बेहतर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे। अगली स्टोरी में चलते हैं जी हम। आइनी अदालत, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर बंदोबस्ती निज़ाम ने बहुत सी चीज़ें और भी करनी होती हैं, तो वो भी
आज समाअत हुई आईनी अदालत के हवाले से वसीम मलिक साहब, कुछ सवाल पूछे देखिए बगैर ही आप ये वैसे तो अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने का कोई ख़ास उसका फ़ायदा होता नहीं है आजकल, लेकिन ये इसलिए अहम है कि सुहेल आफरीदी साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल के साथ शुरू कर रहा हूँ कि अगर वो किसी तहरीक को शुरू करने का सोच रहे हैं, अगर वो एक मरतबा फिर जो बंद कमरों की मुलाकातों से उकता चुके हैं और सड़कों पे आना चाह रहे हैं, और इमरान खान रिहाई तहरीक या 5 अगस्त या जितनी भी सारी खबरें चल रही हैं, तो उनके लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया इसलिए होना चाहिए कि ठीक है 5 अगस्त से पहले ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई, और आज हैरान कुन तौर पर जब हम ये समझ रहे थे कि ऑब्वियस है कि इस टाइम पर ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, तो दोनों, चाहे वो रिहाई फोर्स हो या 9 मई मुकदमात जो हैं वो वापस लेने के केपी कैबिनेट के फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त हो, तो उस पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उन्होंने आकर, और वकील अली बुखारी थे, उन्होंने आकर कहा कि जी हमें जवाब वक्त मांगा कि हमने जवाब जमा करवाना है, कुछ वकालतनामे जमा करवाने हैं, तो आप समाअत जो है वो मुलतवी कर दें, हमें वक्त दे दें। तो उस पर जो दरख्वास्त गुजार थे, थोड़ा सा इसमें मैं आपको तफसील बताते हुए, उन्होंने कहा, वो जो रिहाई फोर्स वाले थे, ज़हीर अहमद के वकील थे, कि जी आपका एक हुक्मनामा था, उस हुक्मनामे में ये दर्ज था कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं की जाएगी, तो आप अगर इसको गर्मियों की तातीलात के बाद दोनों मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने जा रहे हैं और मुलतवी कर रहे हैं, तो अपने आर्डर को एक्सटेंड कर दें। जब उन्होंने ये बात की तो सबसे पहले पीटीआई के वकला हंसे, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी हंस पड़े अच्छा अमन अमान ख़राब करने वाली बात पे, अच्छा और फिर उन्होंने हंसते हुए पहले तो ये रिमार्क्स दिए कि ये ऐसा नहीं करेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये रिमार्क्स दिए, कि ये ऐसा नहीं करेंगे। अमन अमान खराब नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी उस आर्डर में तोसी की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो आज की तारीख तक नहीं था, वो हुक्म इम्तना, यानी वो एक किस्म का वो आर्डर बरकरार रहा। अब केस की समाअत जो है वो तो मुलतवी हो चुकी है ईद के बाद, अदरवाइज अदालत की जवाबदीद है, मुझे कौन नहीं सी ईद पता, के बाद? सॉरी ईद कह रहा हूँ, अच्छा, छुट्टियों गर्मियों के की बाद, तातीलात के गर्मियों बाद, की हाँ, छुट्टियों में। वो गर्मियों, जजों की ईद ही होती है ना, वो हाँ, बाहर जाते हैं, घूमने गर्मियों की फिरते हैं, तातीलात के बाद, जो कि सितंबर के पहले हफ्ते, पहले हफ्ते में हाँ, शुरू होता है। अब वो अदालत की जवाबदीद है, वो कल भी लगा ले तो वो एक अलग बात है, छुट्टियों में जज तो होते हैं ना, फैसला, जरूरत हाँ होगी तो बैठ हाँ, जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये चीज़ रिपोर्ट की तो मुझे नहीं पता गुज़श्ता रात सुहेल आफरीदी साहब ने पेशावर में किन से मुलाकातें की हैं, लेकिन एक कमेंट आया कि गुज़श्ता रात की सुहेल आफरीदी की कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात का नतीजा आ गया। लोग ये इस किसने खबर कमेंट को किया जी? लोग अच्छा अच्छा, लोगों ने इस खबर को उससे तशबीह दे रहे थे। अब कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये मुलाकात हुई है तो सिर्फ अंदाज़ा सुहेल आफरीदी साहब ये लगा लें कि उनके कारकुन जो हैं या पीटीआई के कारकुन जो हैं, जिनमें पहले सुहेल आफरीदी साहब में एक मसीहा नज़र आता था, अब वो अपनी सियासत को कहाँ ले आए हैं। हम्म। और सुहेल अफरीदी साहब से ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो कश्मीर के मामले के ऊपर एटलीस्ट वहाँ जानों का ज़या है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान बात के की है लोगों को उन्होंने, बात की है कहाँ पे? बात उन्होंने वो पेशावर में एक वो वो जो जलसे में था, अंदर उन्होंने हाँ ये कहा कि गोली का जो गोली के ज़रिए मुल्क को चलाने का जो कश्मीर का नाम लेकर कंडेम नहीं हाँ किया, उस तरह स्पेसिफिकली यानी कोई बयान जारी करना या लेकिन सोशल तकरीर। मीडिया, पीटीआई का सोशल मीडिया, वो अगर इस सारे मामले में कोई बोल रहा है, सेलिब्रेट तो नून लीग का सोशल मीडिया कर रहा है, पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया वैसे है नहीं, अगर है भी तो वो इन बिटवीन खेलने की कोशिश कर रहा है, बिलावल साहब की लाइन को टो कर रहा है, लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो एटलीस्ट इस पे आवाज़ उठा रहा है। वो तो इंतशारी हैं, वो चाहते हैं मुल्क में इंतशार रहे। तो साहब बस वाइंड अप कर दें जी। मैं सुहेल अफरीदी साहब, पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे कोई अच्छा बात तय नहीं करने करना के चाहते, आप समझते हैं ये मूड इतने में नहीं गैर है। में। अच्छा हाँ जाहिर है इस वक्त जो हालात हैं, ये हम पे भी है, सब पे है कि आप नहीं मुंह बोल सकते जो हालात हैं इस वक्त कश्मीर के अंदर। फुटेजेस आ रही हैं, हर बंदा फ़ोन यूज़ करता है, जब आप फ़ोन खोलते हैं ठीक है वहाँ इंटरनेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग इधर उधर जाके वो फुटेजेस आ जाती हैं, तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं, और वो जो मनाजिर हैं वो देख के कोई भी एहसास सीने में दिल रखने वाला शख्स जो है वो ये नहीं हो सकता कि उसको महसूस ना करे। इसीलिए ये बहुत हैरानी होती है जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा जब ऐसे हर ऐसे मौके पे, ये पता नहीं इत्तेफाक है या उनकी बेहसी है, वो ऐसे मौके को सेलिब्रेट कर रही होती हैं। अच्छा वो जब करती हैं तो पीछे उनके फॉलोअर्स भी उसको कर रहे होते हैं। आप करें सेलिब्रेट, लोगों को डंडे मारने पे भी करें, जेलों में डालने पे भी करें, लेकिन ये जो बहसी है कि इंसानी जान चली गई, एक भी आप उनके ना नंबर गिनने लग जाते हैं जी कि 400 नहीं है, 200 नहीं है, किसी ने 400 200 की बात नहीं की। एक भी अगर कोई शख्स जो वीडियो में 3-4 जो नजर आ रहे हैं, कल से जो वीडियो बहुत वायरल है रावलाकोट की, आज मीरपुर की जो वीडियोस हैं, तो जब आप वो देखते हैं उसके बाद आप ये दावा करें कि जी आप वो देख के आंखें फेर के उसका मजाक उड़ा रहे हो, किसी तरह मजाक लोग उड़ा रहे हैं,
ہم تو اس بات پہ ابھی رو پیٹ رہے ہیں نا کہ لوگ چپ ہیں. چلیں چپ رہنے کی ریزن ہو سکتی ہے دل میں برا سمجھتے ہیں, وہی جو ہے حدیث کے مطابق ہے, لیکن جو اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے نا, اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ بے حسی سے بھی, شاید درندگی, سفاکیت سے بھی اگلی کوئی ٹرم ہو تو وہ کہی جا سکتی ہے. انسانوں کا تو یہ کام نہیں ہو سکتا. انسان جن کے سینے میں دل ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. تو جو یہ کر رہے ہیں ان کو اللہ ہدایت ہی دے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.